Hi everyone, I welcome you all on this YouTube channel of In-Depth CVT, जहाँ पे आज हम अपनी PYQ सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज़ गोइंग टू बी दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और CUT में अच्छी खासी वेटेज भी रखता है. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज़, अगर आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर की PYQ सीरीज़ नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले जाके उसको देख लीजिएगा, बिकॉज उसके बहुत सारे कंसेप्ट्स और बहुत सारे फार्मूलाज आज हम यहाँ इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं. और इससे पहले हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की PYQ सीरीज़ को अच्छे से कंप्लीट भी कर लिया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नेक्स्ट PYQ क्वेश्चंस को हम कैटर करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ अ रेजिस्टेंस आर चेंज कर रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ डेल फाई, और हमें टाइम का चेंज भी दे रखा है, दैट इज़ अ डेल्टा टी, और हमसे पूछा गया टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमें बताना है. अब मेरे को एक चीज़ पता है बाय द फैराडेज लॉ कि जो EMF इंड्यूस होती है दैट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डी फाई बाई डी टी. अब ये चीज़ क्या है? दिस इज़ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. अब इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. अब बस मैग्नेटिक फ्लक्स के जो चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ डी फाई बाई डी टी, और ये EMF के इक्वल होता है. नाउ द थिंग इज़, अभी हमें इसको इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है क्योंकि हमें R की वैल्यू गिवन है. तो मुझे पता है दैट EMF इज इक्वल्स टू I इंटू आर. तो मैं यहाँ पे I इंटू आर को इक्वेट कर दूंगा टू दी डी फाई बाई डी टी. मैं नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूँ. नेगेटिव साइन सिर्फ आपको डायरेक्शन इंडिकेट करेगा. मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल जो भी बातें करने वाला हूँ वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में करने वाला हूँ, राइट. एंड नेक्स्ट इज़, मुझे ये भी पता है कि दैट मेरा जो चार्ज होता है दैट इज़ I इंटू टी. ये चीज़ आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी पढ़ रखी होगी. एंड देन करंट की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ Q इंटू टी बाय इंटू आर इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम. और यहाँ से मेरा जो टाइम है वो टाइम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. और हमसे पूछा क्या गया था? इलेक्ट्रिक चार्ज हमसे पूछा गया था कितना फ्लो करेगा. दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स बाय आर. सो दैट मीन्स B option is going to be my correct option. Next is, what is the phenomena of generating an induced current in a conductor due to changing magnetic field called? अब यही तो हमारे चैप्टर की पूरी डेफिनेशन है. हमारा जो चैप्टर है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह रहे हैं, पूरा का पूरा होल चैप्टर ही हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है. यही हमारे चैप्टर की तो डेफिनेशन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और मैं बता दूं ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं आप बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी कर रहे हैं, और जब फ्लक्स वेरी होता है तो इंड्यूस्ड करंट आता है. दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर. नेक्स्ट इज लेंज लॉ इज़ रिलेटेड टू, वेरी इंपॉर्टेंट. इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर देता हूँ. लेंज लॉ किसके साथ रिलेटेड है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, लेंज लॉ आपको सिर्फ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है. जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड करंट का, ये आपको फैराडे लॉ बताएगा, राइट. और इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? जो कि हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है, दैट इज़ व्हाट इंड्यूस्ड करंट. और वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है जिस डायरेक्शन में हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को वो अपोज कर सके. अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. उसी की जो डायरेक्शन है वो मेरे को लेंज लॉ बताएगा. दिस इज द होल पॉइंट ऑफ लेंज लॉ.
नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, the magnitude of induced electromotive force EMF in a conductor is directly proportional. अगर आप देखेंगे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में यही तो फॉर्मूला पढ़ा था, EMF विल बी इक्वल्स टू d∅/dt विद अ नेगेटिव साइन। ऑल तो मुझे पता है कि नेगेटिव साइन मेरे को क्या बताता है, दैट इज़ डायरेक्शन बताता है। सो दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कंडक्टर। और ध्यान में रखिए जहाँ पे वर्ड रेट आ गया इसका बट ऑब्वियस सा मीनिंग होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात हो रही है, एम आई राइट। और ये हमें पता है दिस इज़ माई मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। और इसी के चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, जो कि हमसे यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी है 25 मिली जूल्स। हमसे बोला गया है कि व्हेन द करंट इन द कंडक्टर इज 60 मिली एम्पियर, तो हमें बताना है इंडक्टर की इंडक्टेंस क्या है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला एनर्जी का और इंडक्टेंस के बीच का जो रिलेशन होता है वो पता होना चाहिए, दैट इज़ E इज इक्वल्स टू हाफ LI²। इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अभी हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या क्या है। दिस इज़ एनर्जी, दिस इज़ गोइंग टू बी योर सेल्फ इंडक्टेंस, और I तो मुझे पता ही है, ये मेरा करंट है। और मैं आपको बता दूँ सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है ये आपकी मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ये किसी और चीज़ पे नहीं डिपेंड करती, ये सिर्फ मटेरियल की क्या शेप, साइज़, क्या रेडियस है उसका, उसी पे डिपेंड करती है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, राइट। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है या कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये मटेरियल हमें बताएगा कि मेरी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है। तो जस्ट हमें कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मुझे एनर्जी दे रखी है दैट इज़ 25 मिली जूल्स। तो मैं ऐसे यूनिट्स में बात करूँगा, ध्यान रखना यहाँ पे मिली और यहाँ पे भी दोनों जगह मिली की बात हो रही है। दैट इज़ हाफ। इंडक्टेंस मुझसे पूछी गई है, दैट इज़ L, और I मेरे को दे रखा है 60 मिली एम्पियर, और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे ये इससे ही कट गया और ये यहाँ से, तो यहाँ से L की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, दैट इज़ 25 × 20/36, दैट इज़ समवेयर अराउंड 13.89 समथिंग। और यहाँ पे इसकी यूनिट को ध्यान रखिएगा, इसकी यूनिट होती है दैट इज़ हेनरी, ये इंडक्टेंस की यूनिट है। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ आपके लिए शायद नहीं होगी, राइट। सो दिस इज वॉज द होल कंसेप्ट ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ XY में मूव कर रहा है, और हमें ABCD कॉइल दे रखी है एडजेसेंट टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ करंट अगर हम इसमें कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। तो अभी आपको लास्ट लेक्चर में मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था, दैट इज़ राइट हैंड थंब रूल, जिससे हमने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को पता करवाया था। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, जब इलेक्ट्रॉन इज कमिंग क्लोज टू लूप, जब अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो एक टाइम एक ये फेज़ होगा जब वो इलेक्ट्रॉन जो है मेरा कॉइल के पास आ रहा होगा, राइट। और एक दूसरा टाइम पीरियड होगा जब मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब जाएगा तो वो कॉइल से दूर जा रहा होगा। तो यही मैं दो केस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉन कमिंग क्लोज टू द लूप एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग फार फ्रॉम द लूप। और जब इलेक्ट्रॉन मेरा लूप के क्लोज आएगा तो मुझे ये पता है कि मेरा फ्लक्स बढ़ेगा। अब किस डायरेक्शन में बढ़ेगा उसमें मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे को ऑप्शंस में दिख रहा है कि मुझे क्या बताना है। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉन जब लूप से दूर जाएगा तो मेरा फ्लक्स कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब मेरा फ्लक्स बढ़ रहा होगा तब कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस हुआ होगा, और लेकिन जब फ्लक्स कम हो रहा होगा तब भी कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस हुआ होगा। सो दोनों केस में नो डाउट करंट इंड्यूस तो हुआ है, लेकिन
जब करंट इंड्यूस हो रहा होगा और जब फ्लक्स बढ़ रहा होगा और एक दूसरी बार कम हो रहा होगा, तो जब कम हो रहा होगा तब डेफिनेटली बट ऑब्वियस ही बात है कि जो करंट है अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा। क्यों? क्योंकि पहले हमारा जो करंट है फ्लक्स है वो बढ़ रहा है, उसके बाद फ्लक्स कम हो रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? अपनी डायरेक्शन को पहले बढ़ती जाएगी, फिर उसके बाद कम होती जाएगी। मतलब जो भी डायरेक्शन में मेरा इंड्यूस्ड करंट होने वाला है वो कुछ टाइम के बाद, एक सर्टेन पॉइंट के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा। So that means my correct option is going to be the current will reverse its direction as the electron goes past the coil. Past the coil का मतलब है move far away, दूर चला गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर हमें दे रखा है जो कि 220 वोल्ट ऑफ AC सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो हमें बताना है कि टर्न रेशोज अगर 1:5 है, कितनी वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में आने वाली है। तो मुझे पता है कि जो मेरी वोल्टेज रहने वाली है इनकी जो रेशियोज रहेगी ये नंबर ऑफ़ टर्न्स के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, दिस इज़ फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्म। ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ही है ये बात। अगर लेट से मेरा ट्रांसफार्मर आइडियल ना हो, दैट मीन्स अगर मेरा कुछ ना कुछ लॉस हो रहा हो ट्रांसफार्मर में, तो फिर मैं ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करूँगा। लेकिन अगर ऐसा मेरे पास क्वेश्चन में कोई बात नहीं करेगी फॉर्मूला की, या फिर मेरे को बोल दिया गया कि मेरी एफिशिएंसी 100% ही है, तो फिर मैं डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। नाउ सी, आपको वोल्टेज 220 दे रखी है, सेकेंडरी में आपको वोल्टेज निकालनी है और टर्न रेशो आपको 1:5 दे रखी है। तो यहाँ से जो मेरी सेकेंडरी में वोल्टेज आने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी 220 into 5, which means 1100 volt. Means C will be your correct option. Next is a coil of wire is placed in a region where the magnetic field is increasing. What happened to the induced current in the coil? बहुत ही ईजी सी बात है। अगर अब आपने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करा, सो दैट मीन्स फ्लक्स मेरा इंक्रीज़ करेगा। बेहतर है मैं यहाँ पे लिख कर आपको बताऊँ। अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दैट इज़ अ बी इंक्रीज़ हो रही है, देन मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है दैट विल मीन्स मेरा इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ेगा। बट ऑब्वियस ही बात है, हाँ इंड्यूस्ड करंट मेरा बढ़ेगा तो सही, बट वो क्या रहेगा? बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी कंजर्व करनी है। आपको एनर्जी कंजर्व करते करते फैराडेज लॉ ने यही तो बोला था कि जो भी इंड्यूस्ड करंट होगा वो ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो ईएमएफ होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और लेंज लॉ ने हमें क्या बोला था कि जो करंट इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ताकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उसको हम अपोज कर पाएँ। तो इस चीज़ को आपको भी ध्यान में रखना है कि वो जो करंट इंड्यूस तो होगा, बढ़ेगा नो डाउट, इसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन रहने वाला है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। एंड दिस इज़ व्हाट जो लेंज लॉ की स्टेटमेंट भी थी। हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी दैट द इंड्यूस्ड करंट विल आल्सो इंक्रीज, जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अगेन ये सेल्फ इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन अकर्स व्हेन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बट ऑब्वियस ही बात है कि जो सेल्फ इंडक्शन होती है वो मेरा करंट इन द कॉइल जैसे ही चेंज होगी तभी मैं सेल्फ इंडक्शन को इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि इसी के साथ मेरा जो है फ्लक्स रिलेटेड होता है। राइट, सिंपल एंड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरे को मैच द कॉलम दे रखा है। यहाँ पे मैं मल्टीपल चीज़ों को देखना पड़ेगा मुझे। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता ही है, अगर आपको याद हो हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, टेस्ला या फिर आप कह लीजिएगा गॉस। और अगर आपको याद हो मैं ये रिलेशन बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स में। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ गॉस, इसके बारे में हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन है वो टेस्ला के साथ बैठने वाला, दैट मीन्स
सी की मेरी चली जाएगी सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ईएमएफ कोई भी हो, इंड्यूस्ड हो या फिर नॉर्मल ईएमएफ हो, उसकी यूनिट्स तो वोल्ट ही रहती है। तो ये सारी जो बातें हो रही है ये यूनिट्स की यहाँ पे बातें कर रहे हैं। सो दैट मीन्स डी की मेरी कौन सी ऑप्शन चली जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन। अब फ्लक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट करा था आप प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले लास्ट लेक्चर को देख लीजिएगा। इसकी हमने यूनिट बोली थी टेस्ला मीटर स्क्वायर, और तभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसको हम दूसरा नाम देते हैं, दैट इज़ वेबर। वेबर को आप डब्ल्यू बी के साथ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो बी विल बी हैविंग थर्ड ऑप्शन। और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये मैंने अभी जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करा था कि हम इसको हेनरी बोलते हैं, दैट इज़ ए की फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ये चीज़ आपके लिए नहीं थी जो कि मैंने ऑल्दो आपको इस वीडियो में पहले क्वेश्चन जब हमने सॉल्व करा था यहाँ पे मैंने आपको बताई भी थी, दैट इज़ दिस वन। यहाँ पे देखिए जो इंडक्टर की यूनिट के बारे में हमने बात करी थी हेनरी, मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस भी करा था सेल्फ इंडक्शन का। तो ये वही आपको इन द फॉर्मेट ऑफ मैच द कॉलम पूछा गया था, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर ऑफ लेंथ हमें दे रखी है 0.4 मीटर की है, स्पीड हमें दे रखी है, परपेंडिकुलरली मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें दे रखी है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया ईएमएफ कितनी इंट्रोड्यूस होगी। तो बहुत ही इजी बेस्ड क्वेश्चन, ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू एल इंटू वी क्रॉस बी। ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं, और जब मुझे पता है कि जब वी बी के परपेंडिकुलर हो तो मैं ईएमएफ को डायरेक्टली बी एल वी भी बोल देता हूँ, राइट। ये चीज़ हम आई गेस ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, इजी पार्ट था। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड के आप जितने भी फॉर्मूलाज क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ने वाले हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हमेशा राइट हैंड साइड पे लाई करेगी, और यहाँ पे भी वो लाई कर रही है। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत बार रिपीट करी थी, और इस वे से आप याद भी रख सकते हैं फॉर्मूला को। तो ईएमएफ मेरी कितनी आएगी, लेंथ मेरे को 4/10 दे रखी है, वेलोसिटी मेरी 7 है, एंड ईएमएफ है मेरी 0.9, इसको मैं 9/10 लिख लेता हूँ, एंड देन आई विल बी राइटिंग है sin 90। sin 90 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्रीज़ का है। सो द ईएमएफ हियर विल बी 4/10 इंटू 7 इंटू 9 इंटू अपॉन 10 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2.57 volts। easy question, sorry 52 volts, 52 volts, easy question, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट इज एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। एडी करंट्स आपके लिए अभी एक नई चीज़ आ गई है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बट वेरी इजी। एडी करंट्स तभी प्रोड्यूस होते हैं जब आप मेटल को किस में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। क्यों, आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तभी आपका फ्लक्स उसके साथ क्या होगा, रिलेट होगा। अगर फ्लक्स रिलेट होगा तो ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगी, और अगर ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगी तभी तो क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड करंट आएगा, राइट। तो वैरिंग फ्लक्स ही तो इसका पूरा फिनोमेना रहता है, और आपने इसको एडी लॉसेस में भी पढ़ा होगा कि अगर मेरी एफिशिएंसी 100% ना हो तभी तो मेरे क्या होते हैं, एडी लॉसेस होते हैं। लेकिन खैर एडी लॉसेस के बारे में हमें यहाँ पे बात नहीं करनी। एडी करंट हमसे पूछा गया कब प्रोड्यूस होता है, तो उसका बहुत ही बेसिक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि जब आप करंट को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, क्योंकि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग होगी तो वहाँ पे ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगी। ईएमएफ क्यों इंट्रोड्यूस होगी, क्योंकि वहाँ पे आपका फ्लक्स एसोशिएट होगा, और अगर फ्लक्स एसोशिएट होगा तभी आपका जो करंट है वो इंड्यूस होने वाला है। ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फैराडेज लॉज आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड। जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज ईएमएफ इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये सारा का सारा फॉर्मूला जो फैराडे ने दिया था, फैराडे की ऑल्दो हम बात जस्ट लास्ट लेक्चर में ही करके हटे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड था, ये आपको पता होना चाहिए।
सो द फैराडेज लॉज आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट ऑब्वियस ही बात है कि अगर मेरा जो फ्लक्स है वो ज़्यादा रहने वाला है तो मेरी ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, फ्लक्स का रेट कम होगा चेंज होने का, तो मेरी जो ईएमएफ है वो भी कम इंट्रोड्यूस होगी। दिस वाज द होल पॉइंट ऑफ दिस थिंग। और यही तो फैराडे के लॉ को हमने लास्ट लेक्चर में भी इंट्रोड्यूस करा था। तो पूरा इसका जो कंसेप्ट है वो एनर्जी को बचाने का ही है। नेक्स्ट इज 100 मिली हेनरी कॉइल वेरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर हमसे पूछा गया। ऑलरेडी हम एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, दैट इज़ हाफ एल आई स्क्वायर। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। एनर्जी हेयर विल बी हाफ। ध्यान रखें यहाँ पे आपको मिली हेनरी गिवन है। मिली हेनरी का मतलब बाय 10⁻³ और करंट मेरे को 1 एम्पियर गिवन है। सो दिस विल बी 0.05 जूल्स। इजी क्वेश्चन। और अगर आप ध्यान पे दिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं बोला गया कि सेल्फ इंडक्शन कितनी है, सेल्फ इंडक्टर का क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं गिवन है। तो यहाँ पे आपको यूनिट से पता करवाना है, दैट इज़ ये सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट है। क्यों? आपको ये हेनरी वर्ड से पता चल गया है कि ये किसकी यूनिट है। तो कुछ चीज़ें होती हैं आपको एग्जामिनर देगा नहीं आपको, बट ऑब्वियस सी बात होती है कि आपको यूनिट से इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेरे को दे रखी है। राइट, सो माई करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज़ 0.05 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कॉइल ऑफ अ सोलेनॉइड इज डबल्ड, और जो सेल्फ इंडक्टेंस है ऑफ द सोलेनॉइड विल बी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोलेनॉइड पे ऐसे क्वेश्चंस एवरी ईयर एवरी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको करने से बेटर मैं आपको इसकी पूरी डेरिवेशन बताता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो मुझे पता है कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड होती है दैट इज़ म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट L इंटू आई। अब ये चीज़ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके ऊपर नो डाउट हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे हैं। तो ये मेरा बेस रहने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। राइट, इसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर करा था। अब इसी को मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। मुझे पता है कि मेरा फ्लक्स क्या होता है, दैट इज़ बी डॉट ए। और बी मुझे पता है कि मैं सोलेनॉइड की मैं बात कर रहा हूँ, दैट विल बी दिस। और एरिया मेरा क्या रहने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी ए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इसलिए मैंने वहाँ पे कॉस थीटा को इंट्रोड्यूस करा। और साथ में मैं इसको नंबर ऑफ़ टर्न्स के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि मेरे कॉइल के कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं। जितने नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा मेरा फ्लक्स निकल के आने वाला है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरा फ्लक्स आएगा, दैट विल बी n, that will be n into mu naught into n by L into I into A। अब यहाँ पे जो मेरा थीटा है दैट इज़ गोइंग टू बी 0 डिग्रीज। थीटा मेरा 0 डिग्रीज क्यों होने वाला है? क्योंकि मुझे पता है मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के पैरेलल होने वाली है। अगर पैरेलल होने वाली है सो माई थीटा विल बी 0। ये चीज़ हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस विल बिकम म्यू नॉट n स्क्वायर बाय L इंटू ए इंटू आई, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो मेरा यहाँ पर निकल के रहा है। राइट, अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको बोला है कि अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को मैं डबल कर दूँ तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ़ टर्न्स में भी बात करनी है। तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो होती है दैट इज़ n। तो यहाँ पे मैं n को NL भी लिख सकता हूँ। जस्ट कुछ नहीं करना, बस यहीं पे मैं इस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँगा, दैट विल बिकम म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर L इंटू ए। ये था मेरा फाइनल रिलेशन जो मेरे को चाहिए था। तो अब मेरे पास रिलेशन क्या आ गया कि जो मेरा सेल्फ इंडक्टेंस है उसके बारे में जो मुझसे बात करी गई है, अब इसको मैं इंटू आई भी करूँगा। ये आई मेरा वैसे का वैसा ही आ गया, बट दिस थिंग जो मुझे चाहिए थी ये मेरे पास क्या आई है, दिस इज़ एल। क्योंकि आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ एल आई। आई को मैंने बाहर कर दिया और जो पीछे क्वांटिटीज़ बच गई दैट इज़ माई एल।
सो दैट मीन्स यहाँ से मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि मेरा जो एल है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन स्क्वायर। तो अगर मैंने लेंथ को डबल कर दिया तो मेरी सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। इजी क्वेश्चन। इस चीज़ के साथ मैंने रिलेट करा, जो दोनों फार्मूलाज मैंने रेड पेन से हाईलाइट कर रखे हैं ये दोनों आपको आपका सॉल्यूशन दे रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स हमें दे रखी है कॉइल के साथ जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। हमसे फ्लक्स दे रखा है, हमसे पूछा गया कि करंट इन द कॉइल क्या रहने वाला है। अगेन इजी क्वेश्चन। ईएमएफ मुझे पता दैट इज़ माई d∅/dt। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स में बात करूँगा, लेकिन ईएमएफ का मेरे को एक और फॉर्मूला जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल्स में यूज़ भी करा दैट इज़ I/R। ये मुझे पता है। सो हेंस I/R विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अगर मैं सिंपली इसका डेरिवेशन करूँगा दैट विल बिकम 8t + 2। आई होप आपको इसका डेरिवेशन करना आता होगा, बहुत ही ईजी है। दैट इज़ 8t + 2। और रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे 10 ओम्स गिवन है। टाइम की वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा इंटू 2। I/10 इज इक्वल्स टू 10। तो करंट मेरा यहाँ कितना आ रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी 1 एम्पियर। इजी क्वेश्चन। जस्ट आपको यहाँ पे आपके डेरिवेशन को टेस्ट आउट करा गया था। कई बार डायरेक्टली आपको वैल्यूज़ गिवन नहीं होती, आपसे डेरिवेशन का भी यूज़ पूछा जाता है, तो वही यहाँ से पर पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू -2 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड एंड EMF 8 वोल्ट की इंड्यूस्ड हो रही है कॉइल में, तो हमसे सेल्फ इंडक्टेंस पूछा गया है। अभी जस्ट रिसेंटली हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज़ L × di/dt। ये अभी हम पीछे वाली स्लाइड में करके आए हैं। और EMF मेरे को यहाँ पे गिवन है 8 और L मुझसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो अब आपको पता होनी चाहिए चेंज के बारे में। चेंज अब आप कैसे निकालेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी 2 माइनस एंड माइनस ऑफ 2 दैट इज चेंज विल बी 2 + 2, मतलब चेंज मेरा यहाँ पे 4 एम्पियर आने वाला है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, चेंज निकालते टाइम आपको गलती नहीं करनी, साइंस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है। सो आई शुड से साइंस को आप थोड़ा सा कंसीडर करके चलना है यहाँ पे बिकॉज गलती होती है ये वाली। तो मेरा चेंज कितना आ रहा है दैट इज़ 4। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, दैट विल बी 4 और टाइम मेरे को गिवन है 5/100। तो जस्ट कुछ नहीं करना, अब मेरे को सॉल्व करना है इस चीज़ को। तो L की मेरी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है ऑन सॉल्विंग 0.1। और इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए, ये हमने इस चैप्टर में नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है, हेनरी यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हेंस माई करेक्ट ऑप्शन विल बी 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चोक कॉइल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इजी क्वेश्चन, सेल्फ इंडक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये और NCERT में काफ़ी इम्पॉर्टेंटली इसको बोल्ड स्टेटमेंट करके लिखा गया है, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सोलेनॉइड के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे हैं लेंथ के एंड रेडियस के इन द रेशो एंड द रेशो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हमें पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो हमने पूरी डेरिवेशन करी थी फॉर्मूला की, उसी को हम दोबारा यूज़ करने वाले हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, L इज़ इक्वल्स टू μ0 n²/L × A। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो आई शुड से कि अगर आप इसको ट्राई कीजिए एज अ होमवर्क, बिकॉज इसकी मैं पूरी डेरिवेशन आपको जस्ट रिसेंटली यहीं पे करवा के हटा हूँ। ये जो हमने पूरी डेरिवेशन करी है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। वेरी इजी क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल। नेक्स्ट इज एडी करंट डू नॉट प्रोड्यूस। आंखें बंद करके स्पार्क को मार्क कर दीजिएगा। एडी करंट के बारे में अभी जस्ट हमने बात करी थी, जहाँ पे आपको पता है कि एडी लॉसेस भी प्रोड्यूस होते हैं ऑन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे वो स्पार्क क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जहाँ पे भी हम एडी करंट्स की बात करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। और सरफेस के पे प्रेजेंट होने की वजह से ही तो एडी करंट इंट्रोड्यूस होता है।
क्योंकि आप वर्ड पे जाइए, एडी जो वर्ड आया है ये एज से आया है, और एज का मेरा जो यहाँ पे मतलब है वो सरफेस के साथ रिलेटेड है, कि जो मेरा करंट है वो सरफेस पे फ्लो कर रहा है। और अगर मेरा करंट सरफेस पे फ्लो करता है तो इसका मतलब होता है कि मेरी इलेक्ट्रॉन की जंपिंग पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के कहीं और जंप नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ द होल कंक्लूजन ऑफ दिस थिंग। अगर इलेक्ट्रॉन मेरे जंप नहीं करेंगे, दैट मीन्स नो स्पार्क, क्योंकि स्पार्क प्रोड्यूस करने के पीछे का जो रीज़न होता है वो होता ही इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग और स्टेट को चेंज करने का है। तो एडी करंट्स में, क्योंकि एडी को आप वर्ड को समझिए, एडी जो वर्ड आया है वो एज से आया है, और एज से आने की वजह से वहाँ पे जो करंट है आपका सरफेस पे फ्लो करता है, और उसकी वजह से वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग है वो पॉसिबल नहीं है। जंपिंग पॉसिबल नहीं है तो इसी की वजह से क्या है, कोई स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होता। नेक्स्ट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। देखिए मैंने आपको बार बार बोला था कि जो एक क्वेश्चन है सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम इसको 3 बार स्लाइड्स में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। सो लेट्स सी। तो हमसे पूछा गया है कि सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड की किसकी वजह से इंक्रीज़ नहीं हो सकती। तो हमने अभी जस्ट इसका पूरा फॉर्मूला ड्राइव करा था, इनटू ए। ये हमने ड्राइव करा था जहाँ पे मेरे को पता है ए मेरा एरिया था, एल मेरी लेंथ थी, एंड एन वाज नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। और म्यू तो मेरे को पता ही है, तो मेरा है ही कांस्टेंट, एंड एल इज़ माई सेल्फ इंडक्टेंस। इसी का तो रिलेशन मेरे को पूछा गया है। तो अगर आप देखेंगे तो एल आपका नंबर ऑफ़ टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है, एल पे भी डिपेंड कर रहा है, ए पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड इवन एन पे भी करेगा, बिकॉज आपको पता है कि जो नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है उसी को तो आप स्मॉल एन बोलते हो। और यहीं से तो हमने दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करा था, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी सेल्फ इंडक्टेंस है सोलेनॉइड की, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है, यहाँ से आप देख सकते हो, लेंथ पर भी डिपेंड कर रही है, यहाँ से रिलेशन आ रहा है। मीडियम चेंज करने विद द ग्रेटर परमेबिलिटी, उससे भी चेंज होगा, क्योंकि अगर आपका म्यू बढ़ेगा तो आपकी एल भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन करंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बात बार बार बोली थी, जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है ये मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी होती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसको बाहर किसी भी चेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मटेरियल को चेंज करेंगे, मटेरियल को चेंज करने का मतलब मटेरियल की लेंथ, मटेरियल की शेप, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो चेंज करेंगे, तभी आपकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो चेंज होने वाली है। नेक्स्ट इज लेंस लॉस गिव, ऑलरेडी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, और हम इसको पढ़ चुके हैं, ये डन हो चुका है हमारा ऑलरेडी। लेंस लॉ के ऊपर हमने इवन क्वेश्चन भी कर लिया था। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देता है, और डायरेक्शन किस के ऊपर बेस्ड होती है कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर सके। इसी पर तो मेरा जो पूरा कंसेप्ट है लेंस लॉ का वो बेस्ड है। नेक्स्ट देखिए, मेरे को करंट दे रखा है सेल्फ इंडक्टेंस में, जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस मिली एम्पियर है, इज़ टू बी इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 1 एम्पियर टू 11 एम्पियर इन 4 मिली सेकेंड्स। तो मुझसे EMF पूछा गया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। EMF मुझे पता है, दैट इज़ d∅/dt, और मेरे को फ्लक्स भी पता है, दैट इज़ L इंटू आई। ईजी पार्ट। तो यहाँ पे L तो मेरा मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसको मैं बाहर कर दूंगा। करंट मेरा जो है वो चेंज हो रहा है, और ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन भी है, 1 एम्पियर टू 11 एम्पियर जा रहा है। EMF इंड्यूस मुझसे पूछी गई है। सेल्फ इंडक्टेंस मेरे को 40 मिली में दे रखी है, एंड चेंज है मेरा 11 to 1 4 इंटू मिली। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि मिली का आपको ध्यान में रखना है। कई बार हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और हमारे डाटा बिल्कुल अपोजिट आता है, और आप ऑप्शंस में देख सकते हैं आपको अलग अलग वैल्यू दे रखे हैं, 0.44 440। तो ये आपको सभी कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दी गई है। तो EMF मेरे पास कितनी आ रही है, दैट इज़ 100 वोल्ट्स। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, रेजिस्टेंस आपको दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड में, फ्लक्स आपको दे रखा है, और वेरिंग फ्लक्स आपको जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है वो दे रखा है। अगेन आपका एग्जामिनर जो है आपको यहाँ से डिफ्रेंशिएशन आपका टेस्ट करवाने वाला है, और जस्ट आपको नॉर्मल फार्मूलाज पता होना चाहिए। EMF की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ d∅/dt,
और अगर आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे दैट विल बिकम 100t। एंड EMF का मैं ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुका हूँ, दैट इज़ I इंटू R। और ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत बार इस फार्मूले को इंट्रोड्यूस करा होगा। सो रेजिस्टेंस मेरे पास 400 ओम यहाँ पे गिवन है, सो इट विल बी 100 इंटू टाइम मेरे पास कितना है, दैट इज़ 2 सेकेंड्स। करंट मेरे पास आ रहा है 200/400, दैट मीन्स 0.5 एम्पियर। ईजी क्वेश्चन। अगेन एग्जामिनर यहाँ पे आपके साथ डिफ्रेंसिएशन के साथ खेल रहा है और आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, और इस फार्मूला के साथ साथ आपको एक और फार्मूला को रिलेट करके वो बात कर रहा है आपसे, और कुछ भी नहीं था। एंड विद दिस वी आर डन विद आवर सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन की PY की सीरीज़ हमने ख़त्म कर ली है। अब ऑल्दो हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आने वाले हैं, जहाँ पे हम और भी बढ़िया क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हम आगे आने वाले सभी लेक्चर्स को ऐसी सीरीज़ में कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पे हम बढ़िया बढ़िया टॉप नॉच क्वेश्चंस को कैटर करेंगे। एंड आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि आपको जो CUT में मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन विद डायरेक्ट MCQ ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड फॉर मोर अपडेट्स आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के चैनल पे आपको इस पूरे लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपको PDFs भी प्रोवाइड करी जाएंगी और DPPs भी आपको दी जाएंगी। थैंक यू ऑल, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ InDepth CVT। गुड बाय।